गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पार्ट एक कहानी है भी पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं इसके राइटर मन्नूलाल भंडारी। ठीक है, सबसे पहले राइटर के बारे में बता देती हूँ, ध्यान दीजिएगा। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? मंदसौर में मध्य प्रदेश में। कब हुआ? 1931 में। ठीक है। इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान और अजमेर शहर में। इंटर तक की कहाँ हुई? राजस्थान अजमेर में। ठीक है। इसके बाद उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। ठीक है। ये दिल्ली के जो कॉलेज है मिरांडा हाउस कॉलेज, उसमें इन्होंने पढ़ाने का काम किया। उसके बाद अब वहां से छुट्टी ली, इन्हें अवकाश लिया। उसके बाद ये दिल्ली में ही रहकर लेखन कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह है, आपका बंटी महाभोज उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में धारावाहिक के लिए उन्होंने एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ का प्रकाशन किया। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी से उन्हें शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान के पुरस्कार प्राप्त हैं। ठीक है। मन्नू भंडारी कहानियां हो या उपन्यास, उनकी भाषा शिल्प में सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। ठीक है। अब एक कहानी ये जो है किस बारे में लिखी गई है, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ, फिर उसके बाद सार बता दूँ। ठीक है। एक कहानी के संदर्भ में सबसे पहले तो यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हैं। ठीक है। कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं लिखा है, उन्हें सिर्फ उन लोगों का वर्णन किया है। इस एक कहानी यह में कि जो उनके लिखते समय जो उनकी लेखनी से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी, उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखनीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आजादी की आंधी में मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा है। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसका उत्साह और ओज, संगठन क्षमता, विरोध का तरीका देखते ही बनता है। ठीक है। ये तो हो गया आपका इसका संक्षिप्त सार। अब मैं आपके विस्तृत सार पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि इसमें क्या दिया गया है ये मैं आपको डाल देंगे। बाकी आप ये खुद पढ़ लीजिएगा, है ना, कि काफी बड़ा है, इतना सारा तो बताना मुश्किल है।
तो अब सबसे पहले तो इसमें मैं बताने जा रही हूँ मन्नू भंडारी को किस तरह की यादें थी, इंदौर की कुछ यादें थी उसके बारे में बता रही हूँ। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। लेखिका को वहाँ की अधिक याद आती है, पर उन्हें इतना याद है कि इंदौर में उनके पिता का बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी, है ना। उनके पिता की मान सम्मान और प्रतिष्ठा थी। वे सदा कांग्रेस के साथ समाज सुधार में लगे रहते थे। वे विद्यार्थियों के बिना ही ट्यूशन फीस लिए पढ़ाया करते थे, मतलब विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस नहीं लेते थे, उनको ऐसे ही पढ़ाया करते थे। यहाँ उनकी दरिया दिली बहुत प्रसिद्ध थी। जहाँ एक ओर वे संवेदनशील थे, वहीं दूसरी ओर वे बेहद क्रोधी स्वभाव के थे। अब उसके बाद वो अपनों के हाथों हुए विश्वासघात और आर्थिक संकट ने जो लेखिका के पिताजी को इतनी ठेस पहुंचाई थी कि वे इंदौर से अजमेर आकर बस गए। देखिए, अपने लोग अपन से स्नेह भी करते हैं, लेकिन अपने लोग विश्वासघात भी करते हैं, अपने लोग आर्थिक संकट भी देते हैं। तो जब ऐसा किसी के साथ होता है तो उसका दिल उनसे फट जाता है। ऐसे इनके साथ हुआ था, तो इनके मन को बहुत ठेस पहुंची थी और इन्होंने इंदौर छोड़ दिया था और अजमेर आ गए थे। यहाँ के 2 मंजिला मकान में लेखिका के पिताजी और उनकी किताबों का साम्राज्य था और नीचे उनकी व्यक्तित्व विहीन माँ अपने बच्चों के साथ रहती थी। अजमेर में उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा किया। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, परंतु धन नहीं दिया। इन्होंने जो शब्दकोश तैयार किया उससे इनको प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, पर इनको पैसा नहीं मिला। इससे उनकी आर्थिक दशा और बिगड़ती चली गई। वे अपनी परेशानी अपने बच्चों के साथ बांटते नहीं थे, इसलिए उनका क्रोध माँ पर ही बरसता था। अपने के हाथों हुए विश्वासघात में उन्हें इतना शक्की बना दिया कि पत्नी और बच्चों पर भी वे विश्वास नहीं कर पाते थे। ठीक है, मतलब अपने जब विश्वासघात करते तो ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी और हमारे बच्चे भी हमारे नहीं है, उन पर भी अविश्वास होने लगता है। ठीक, पिता के चाहे अनचाहे व्यवहार ने लेखिका के अंदर कई ग्रंथियों को जन्म दिया। लेखिका बचपन में मरियल सी दुबली पतली और काली लड़की थी। उनसे 2 साल बड़ी खूब गोरी बहन सुशीला से हर बात में लेखिका की तुलना करते थे। देखो, लेखिका बचपन में मरियल सी थी, दुबली पतली लड़की थी। अब उनसे 2 साल बड़ी उनकी बहन थी, वह गोरी थी, खूबसूरत थी, तो उससे उनकी तुलना करते थे। इसकी वजह से लेखिका के अंदर हीन भावना इतनी गहराई से आ गई कि उनको वे अपनी उपलब्धि पर स्वयं ही विश्वास नहीं कर पाती थी। उन्हें जब कोई अच्छी उपलब्धि मिलती थी तो उन्हें लगता था कि नहीं, ये मुझे मिली कि नहीं मिली, ऐसा उनको एहसास होता था। आज भी लेखिका के पिता के शक्की स्वभाव की झलक में लेखिका अपने अंदर महसूस करती है। उनके पिता जो शक्की स्वभाव के थे, तो लेखिका उनके स्वभाव को अभी तक अंदर महसूस करती है। अब क्या होता है, लेखिका याद करती हैं कि बचपन में उनके घर की दीवारें पड़ोस तक फैली हुई थी और सारा मोहल्ला एक ही परिवार माना जाता था। उन्होंने अपनी बड़ी बहन और भाइयों के साथ गुल्ली डंडा का खेल खेला, पतंग उड़ाई। उसके अलावा उन दोनों को याद करते हुए लेखिका कहती हैं कि आज पड़ोस कल्चर का स्थान और आज जो है पड़ोस कल्चर का स्थान फ्लैट संस्कृति ने ले लिया। उनका कहना है कि आज जो पड़ोस अड़ोस पड़ोस के लोग को पहले लोग बहुत जानते थे, बहुत आपसी मेलजोल होता था, पर आजकल जो है ऐसा नहीं है। वो भी फ्लैट जैसे हो गए, जैसे फ्लैट में कोई किसी को जानता नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि फ्लैट जैसी संस्कृति उत्पन्न हो गई है। फ्लैट में रहने वाले लोगों का जीवन निहायत ही संकुचित होता है, संकुचित दायरा होता है फ्लैट वालों का। क्यों? क्योंकि वो आजू बाजू वाले किसी को जानते नहीं, उनके पास समय ही नहीं होता इतना।
असहाय और संरक्षित हो गया है। लेखिका की कहानियों में सभी पात्र उनके मोहल्ले से ही निकले हुए हैं। आगे उनका कहना है कि सन 1944 में लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का विवाह हो गया और दोनों बड़े भाई पढ़ने के लिए बाहर चले गए। तब पिताजी का ध्यान अपनी छोटी बेटी अर्थात मन्नू भंडारी की ओर गया। वे रसोई को घटिया खाना मानते थे। ठीक, उन घटिया खाना मानते थे मतलब भटियार खाना, भट्टी जहाँ लगाई जाती है और वहां से व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता, वहीं घुसता रहता है। उनके अनुसार रसोई में काम करना अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा को नष्ट करना है। उनने घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़ा होते थे और पिताजी चाहते थे कि लेखिका उनकी बहसों का हिस्सा बने। उन्हें यह सब तो समझ में नहीं आता था, पर क्रांतिकारियों और शहीदों के बलिदान से आक्रांत रहती थी और उनके मन में देशभक्ति की ज्वाला भड़क रही थी। इसके अलावा अब वे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में उनका परिचय हुआ कि प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से। किससे हुआ? प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से। कब हुआ? जब वो फर्स्ट ईयर में थी उस समय। उन्होंने उन्हें हिंदी साहित्य में प्रवेश करने की प्रेरणा दी, उनकी बहसों को विस्तृत रूप दिया। शरद प्रेमचंद से उनका दायरा निकलकर जैनंद अग्गे और भगवती शरण वर्मा तक फैलता चला गया। देशभक्ति की जो अलख पिताजी ने जगाई थी उसे शीला अग्रवाल ने सक्रिय भागीदारी में बदल दिया और लेखिका बढ़ चढ़कर आंदोलनों, प्रभात फेरियों, हड़तालों, जुलूस आदि में हिस्सा लेने लगी। उनके जोशीले भाषण ने युवा वर्ग की रंगों में खून को लावे में बदल दिया। पर पिताजी को क्या हुआ? पिताजी को यह पसंद नहीं आया और उनकी लड़की अन्य लड़कों के साथ सड़क नापती है और नारे लगाकर हड़तालें करती फिरे। ये उनको पसंद नहीं था। ठीक है, वैचारिक टकराहट शुरू हो गई। सिलसिला राजेंद्र से विवाह के बाद भी चलता रहा। वैचारिक टकराहट हो गई अपने पिताजी से और उनका जो ये टकराहट है ये विवाह के बाद भी चलती रही। अब क्या होता है, लेखिका बताती है कि उनके कॉलेज में पिताजी को बुलाया गया क्योंकि कॉलेज में लेखिका के एक इशारे पर पूरा कॉलेज स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने हेतु सड़कों पर उतर आता था। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई। पिताजी को बुलाया गया। यह सुनकर वह भरनाते हुए कॉलेज गए और फिर लौटकर आए तो गर्व पूर्वक कहा कि यह तो पूरे देश की आवाज है, इसे कोई कैसे रोक सकता है। उनकी बातों को सुनकर लेखिका अवाक रह गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अब क्या होता है, उन दिनों आजाद हिंद फौज पर मुकदमे के सिलसिले में संपूर्ण देश में हड़ताल चल रही थी। अजमेर के चौपड़ चौराहे पर हुए लेखिका के जोशीले भाषण ने लोगों के मन में सुलगती हुई चिंगारी को और भी भड़का दिया। इसी समय पिताजी के एक तकियानूसी मित्र ने आकर पिताजी को कहा, मन्नू की तो मती मारी गई है, हड़तालें करवा रही है। यह सब जैसे घरों की लड़कियों, यह सब सामान्य घरों की जो लड़कियां उनको शोभा नहीं देता। यह सुनकर पिताजी क्रोध में भरना उठे, परंतु तभी उनके एक प्रतिष्ठित मित्र डॉक्टर अवालाल आए और लेखिका को देखते हुए
बोले धारा प्रवाह लेखिका की प्रशंसा करने लगे। मतलब जैसे ही लेखिका को देखा और वो बिना रुके ही उसकी प्रशंसा करने लगे। उसे सुनकर पिताजी का क्रोध गर्म में बदल गया। लेखक के अनुसार पिताजी जो हैं अंतर्विरोधी विरोधों में जीते थे। वे एक और अपनी विशिष्ट छवि बनाना चाहते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति अधिक सजग रहते थे। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि मई 1947 में कॉलेज प्रशासन ने शीला अग्रवाल को कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के कारण नोटिस दे दिया। ठीक। और थर्ड ईयर की क्लासेस बंद कर दी गई। थर्ड ईयर भी बंद हो गया और उनको नोटिस भी मिल गया। इसके बाद कॉलेज के छात्रों और लेखिका ने मिलकर इतना हुड़दंग मचाया कि प्रशासन को अंत में हार कर अगस्त थर्ड ईयर की क्लासेस शुरू करनी पड़ी। उसके बाद क्या होता है, अब जो क्लासेस चालू हुई है ना, तो क्लासेस में जो लेखिका हैं वह छात्रों के साथ मिलकर हुड़दंग मचाया करती थी। प्रशासन को अंत में हार माननी पड़ी और उसके बाद क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को प्रतीक्षित खुशी के सामने वह खुशी कम हो गई। मतलब जब बहुत ज्यादा खुशी मिली तो खुशी के बाद वो खुशी उनको सहन नहीं हुई और वह जो है उस खुशी के साथ ही विलुप्त हो गई। ठीक है, विदा ले ली उन्हें। अब ये जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको पीडीएफ में दूंगी, ये भी पीडीएफ में दूंगी। आपका इस तरीके से ये लेसन फिनिश हो गया। ठीक है, याद करते जाइएगा, लिखते भी जाइएगा। ओके।